आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का। ये पेपर 2 है। पेपर 2 का ये चैप्टर 3 है। इससे पहले हम लोग चैप्टर 2 बहुत अच्छे से पढ़ लिए। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ से देख सकते हैं, या इसी चैनल पर प्लेलिस्ट भी अलग से बना हुआ है, वहाँ से भी देख सकते हैं। आज हम लोगों का ये नया चैप्टर है भौगोलिक खोज के बारे में। देखिए, भौगोलिक खोज के बारे में आपने क्लास 9th में भी आप क्लास 9th में भी पढ़ चुके होंगे, लेकिन इसमें हम लोग कुछ और नया सीखेंगे। भौगोलिक खोज के बारे में कुछ और नए नए टर्म्स सीखेंगे। जैसे आपने 9th क्लास में अगर पढ़ा होगा, आपको याद भी होगा कि ये आपने ये भी पढ़ा होगा कि कैसे कैसे जो पुर्तगाल के यात्री थे या जो इटली वाले यात्री थे, ऐसे देखिए पुर्तगाल और स्पेन के राजा जो स्पेन के राजा हैं उन्हीं की मदद से या इटली के यात्री हो या पुर्तगाल के यात्री हो, ये सारे यात्री क्या करते थे, यात्रा करते थे, मतलब दूसरे दूसरे देशों में जाते थे। और यात्री ये कौन होते थे? ये नाविक होते थे। सबसे अधिक स्पेन और पुर्तगाल के जो शासकों द्वारा इनकी मदद किया गया। लेकिन हम लोगों को ये नहीं पता होता है, ऐसे पता होता है कि अमेरिका को नई दुनिया कहा जाता था, लेकिन नई दुनिया अमेरिका को ही क्यों कहा गया? भारत भी तो नया खोज हुआ था ना, भारत को भी तो नई दुनिया कह सकते थे। या कोलंबस जब अमेरिका पहुंचा तो वहाँ के लोगों को रेड इंडियन ही क्यों कहा? वहाँ के वो जगह था उसको इंडीज ही क्यों कहा? कुछ और भी तो कह सकता था, रेड अमेरिका भी कह सकता था, या वो खुद जो कोलंबस था वो पुर्तगाल की सहायता से गया था तो रेड पुर्तगाल भी कह सकता था, या रेड स्पेन भी कह सकता था, या कुछ भी कह सकता था। रेड इंडियन ही क्यों कहा? कुछ और भी तो कह सकता था ना। यही सब कारण को हम लोग पढ़ेंगे, एकदम डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि हिस्ट्री ऑनर्स है। हम लोग एकदम डिटेल में हर बात को एकदम डिटेल में पढ़ेंगे कि ये हुआ तो क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सारे बातों को हम लोग पढ़ेंगे। बस आप इसको अंत तक देखते रहिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो हम लोग भौगोलिक खोज के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला बात ये कि भौगोलिक खोज की जरूरत क्यों पड़ी। तो ये पिछले अध्याय में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि भौगोलिक खोज की जरूरत आखिर क्यों पड़ी। क्योंकि सबसे जो मुख्य कारण था 1453 में कुस्तुनतुनिया का पतन हो गया था। अब देखिए, ये मत समझिएगा कि ये विश्व का मैप है और एकदम परफेक्ट मैप है। बिल्कुल परफेक्ट नहीं है। ये हम लोग बस उतना ही मैप बनाए हैं जितना की ज़रूरत है। ध्यान रखिएगा, अगर एग्जाम में भी आप भी थोड़ा जल्दी में है तो उतना ही मैप आप बना सकते हैं जितना कि आपको ज़रूरत है। ठीक, 1453 में आपने सुना होगा कुस्तुनतुनिया का पतन हो गया। पतन का मतलब क्या हुआ? कुस्तुनतुनिया पूरी तरह से नष्ट हो गया? बिल्कुल नहीं, नष्ट नहीं हुआ। वहाँ तुर्कों का अधिकार हो गया। कुस्तुनतुनिया जो था वो इटली जो था उसी का हिस्सा था। ध्यान रखिएगा, इटली का पूर्वी भाग था वो कुस्तुनतुनिया था। पूर्वी भाग की राजधानी जो थी वो कुस्तुनतुनिया थी। तो कुस्तुनतुनिया पर जो तुर्कों का अधिकार हो गया, और तुर्कों का अधिकार होने के साथ साथ क्या हुआ, वहाँ तबाही मचाने लगे। जो तुर्क थे वहाँ पर तबाही मचाने लगे, और अच्छे लोग वहाँ से, विद्वान लोग, पढ़े लिखे अच्छे लोग कहाँ पर? इटली के पश्चिमी भाग में प्रस्थान कर गए और पश्चिमी भागों में निकल गए। और उन्होंने क्या किया, तुर्कों ने क्या किया, कुस्तुनतुनिया जो रास्ता था वो यूरोप जाने के लिए ठीक ठाक एकदम बढ़िया रास्ता था। और तुर्कों का जब उस क्षेत्र पर अधिकार हुआ तो वो लोग रास्ते बंद कर दिए। और जो व्यापारी जाते भी थे उन व्यापारियों को पीट देते थे, या उनसे ज़्यादा टैक्स ले लेते थे, मतलब पूरी तरह से परेशान कर दिए थे। इसीलिए अब व्यापारियों को, ये यहाँ इधर यूरोप रहने वाले लोगों को पहले से ही पता था कि भारत से ही लोग व्यापार करते थे। आपको पता है रेशम मार्ग का नाम सुने हैं? रेशम मार्ग जो चाइना जाता था, ध्यान रखिएगा, उधर यूरोप के क्षेत्र से होते हुए, भारत होते हुए जो रेशम मार्ग था वो चाइना जाता था। ये सबको पता था कि भारत और चीन इधर है, सबको पता था। पूर्व के क्षेत्र में भारत और चीन है, इन सबको पता था। लेकिन अब इधर से जब रास्ता बंद हो गया, आप कहेंगे कि इधर से भी तो जा सकता है, ऐसे जा सकता है, ऐसे अरे नहीं जा सकते हैं। बहुत सारे, आपको पता है ना कि भारत के पश्चिमोत्तर जो क्षेत्र है ये थोड़ा सा ही क्षेत्र है जो यूरोप की तरफ आप स्थल मार्ग से जा सकते हैं, नहीं तो आप अफगानिस्तान वाला बात कर लीजिए। सारे जो पहाड़ों से घिरे हुए बड़े बड़े पहाड़ हैं, और दर्रा भी है तो बहुत छोटा छोटा दर्रा है। उस दर्रा से आप सामान लेकर तो जा नहीं सकते, पैदल तो जा सकते हैं, सामान लेकर जा नहीं सकते। तो व्यापारी पैदल जाकर क्या करेंगे? सामान लेकर ही जाना होगा। तो इसीलिए इन लोगों को, ये व्यापारियों को महसूस हुआ कि दूसरा रास्ता तो खोजना पड़ेगा। तो इनको पता था कि भारत तो है, और सबको पता था कि समुद्र एक दूसरे से मिला हुआ है, तो समुद्री रास्ता भारत तो जाता होगा। सबको ये भी पता था कि ये समुद्र जो है वो भारत से भी भारत की जो तटीय रेखा है, ये भारत की जो सीमा है वो समुद्र से भी सीमा साझा होता है। और एक बात, ये खोज जो था भौगोलिक खोज, क्या ये 1453 के बाद ही शुरू हुआ? 1400 मान लीजिए, ये 1487 में जो बार्थोलोमियो डियाज था दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु पर पहुंचा। लेकिन क्या इससे पहले भौगोलिक खोज नहीं हो रहे थे?
इससे पहले क्या लोग बैठे हुए थे भौगोलिक खोज के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे थे, बिल्कुल सोच रहे थे। देखिए कैसे, ध्यान समझिएगा। देखिए आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि ये क्या समझाया जा रहा है, थोड़ा सा हल्का सा दिमाग पर जोर देने की जरूरत है, क्योंकि पूरा डिटेल में बारीक से हम लोग समझेंगे। अब हुआ क्या कि जब 326 ईसा पूर्व में 326 ईसा पूर्व में जब सिकंदर भारत में एंट्री करता है, तो सिर्फ सिकंदर ही भारत में एंट्री नहीं करता है, उसके साथ बहुत सारे लेखक, बहुत सारे व्यापारी भी भारत में क्या करते हैं, यूनान से एंट्री करते हैं। और जब भारत में वो लोग एंट्री करते हैं तो व्यापारियों को सबसे बड़ा होता है कि उनको पता चल गया कि भारत आने वाला ये रास्ता है, क्योंकि जब आगे सिकंदर आए तो पीछे पीछे व्यापारी भी आए, और व्यापारी अपने व्यापार की तलाश में थे। तो व्यापारियों को ये पता चल गया कि हाँ, भारत में भी, भारत ऐसे ऐसे रास्ता से होकर हम लोग भारत जा सकते हैं। तो यूनान और भारत के बीच में व्यापारिक रिश्ते जो क्या हुए, मजबूत हुए, और यूनान के व्यापारियों द्वारा भारत का नाम जाने जाना लगा। अब एक और बात समझिए, अभी रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध हो रहा है ना, इस युद्ध से पहले कितने लोग यूक्रेन के बारे में जानते थे, जबकि यूक्रेन से बहुत सारी चीज़ें विश्व में निर्यात होती हैं, बहुत सारी चीज़ें यूक्रेन से विश्व में जाती है, खासकर गेहूँ हो गया, या पेट्रोलियम हो गया, या स्टील हो गया, ये सारे चीज़ों का ठीक ठाक उत्पादक, यानी बड़ा एक उत्पादक देश कौन था, यूक्रेन था। लेकिन आज यूक्रेन, अगर आज यूक्रेन के बारे में 100 लोग जानते हैं, तो युद्ध से पहले मात्र यूक्रेन के बारे में 2 ही लोग जानते थे, 98 लोगों को बिल्कुल नहीं पता था। युद्ध होने के बाद सबको पता चल गया कि यूक्रेन यहाँ पर है, यूक्रेन से ये चीज़ें आयात होती, मतलब निर्यात होती हैं, और विश्व में अगर यूक्रेन मुश्किल में पड़ता है तो विश्व में ये चीज़ों की कमी हो जाएगी। लेकिन युद्ध होने से पहले 98 लोगों को ये बिल्कुल पता नहीं था कि यूक्रेन से ये चीज़ें निर्यात होती है या विश्व में जाता है, क्यों। और युद्ध होने के बाद ये सब पता चल गया कि सभी का ध्यान उस पर आकर्षित हो गया, किस पर, यूक्रेन पर। ठीक वैसे ही जब सिकंदर भारत आया तो सबका ध्यान किधर आकर्षित हुआ, भारत की तरफ। व्यापारी अपने व्यापार के बारे में सोचने लगे, लेखक अपने लिखने के बारे में सोचने लगे, अच्छा भारत इतना सुंदर है, भारत के बारे में थोड़ा लिखा जाए। सभी लोग अपने अपने बारे में सोच रहे थे। तो ठीक है, ऐसे ही 1453 में जब कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ, तो एक नए रास्ते की खोज की जरूरत महसूस हुई। तो इसमें 2 देश सबसे अग्रणी भूमिका में थे। कौन कौन, पुर्तगाल और स्पेन। ये दोनों देश चाहते थे कि जल्दी से जल्दी भारत आने वाले रास्ता का खोजो। सबको पता था कि भारत यानी कि इंडिया इधर है, सबको पता था कि भारत इधर है, और सभी चाहते थे कि भारत से का जो समुद्री रास्ता का खोज हो, भारत से व्यापार हो, क्योंकि भारत से व्यापार ठप होने के कारण बहुत सारे व्यापारी बर्बाद हो गए थे, मजदूर बर्बाद हो गए थे। क्योंकि व्यापारी बर्बाद होंगे तो सिर्फ व्यापारी ही बर्बाद नहीं होते हैं, मजदूर भी बर्बाद होते हैं, क्योंकि व्यापारियों से ही मजदूरों का घर चल रहा होता है, ध्यान रखिएगा। तो ये सभी लोग बर्बाद हुए थे, तो व्यापारी चाह रहे थे कि जल्दी से जल्दी खोजो, और ये दोनों देश भी चाह रहे थे कि जल्दी जल्दी खोजो। अब देखिए, ये दोनों देश में सबसे अग्रणी भूमिका में कौन कौन थे, ध्यान रखिएगा। यहाँ के जो शासक थे, यहाँ स्पेन के जो शासक, ध्यान रखिएगा, स्पेन के जो शासक थे फर्डिनेंड द्वितीय, और पुर्तगाल की जो महारानी थी, पुर्तगाल की जो महारानी थी इसाबेला। इन दोनों ने बहुत अधिक नाविकों की मदद किया कि हाँ आप जाइए, खोज कीजिए, और जितना भी पैसा लग रहा है कौन देगा, हम देंगे। और एक बात समझिए, इससे पहले, इन लोगों से पहले भी 1271 में इटली का एक यात्री जिसका नाम था, देखिए इटली में आपको पता है कि इटली जो था पहले से भी ज्ञानियों का बहुत बड़ा केंद्र था, विद्वानों का क्या था, बहुत बड़ा केंद्र था। तो इटली से ही बहुत सारे विद्वान निकलकर इधर उधर घूमने के लिए जाते थे। तो 1271 में मार्को पोलो का आप नाम सुने होंगे। मार्को पोलो नामक यात्री इटली से निकला, और ये चीन के, ये रेशम मार्ग होते हुए इसको चीन पहुंचना था, ध्यान रखिएगा, रेशम मार्ग। इसने रेशम मार्ग की यात्रा की, ये अपने चाचा और अपने पिता के साथ निकला था। जब ये चीन पहुंचा तो ऐसी ऐसी चीज़ें देखा ना कि ये देखकर ये दंग रह गया। ऐसी ऐसी चीज़ें वहाँ से जब निकला ना, और चीन जब पहुंचा तो ऐसी ऐसी चीज़ें देखकर दंग रह गया, क्योंकि चीन जो है अपने आप में एक रहस्यमयी देश है। आप कहेंगे कि रहस्यमय, इतना तारीफ क्यों कर रहे हैं? तारीफ नहीं कर रहे हैं, इन लोगों का बात ही कुछ अलग होता है, कुछ बताते नहीं हैं। देखो, सबसे पहली बात ये, कुछ दूसरे को बताएंगे नहीं, कुछ आविष्कार करेंगे ना, दूसरे को बताइए नहीं करेंगे।
अपने यहाँ सामान बनाएंगे उसको बेचेंगे, और खुद ये आत्मनिर्भर होते हैं। ध्यान रखिएगा, ये आत्मनिर्भर होते हैं, बाहर से बहुत कम ही चीज़ खरीदते हैं और अपने यहाँ बहुत कुछ बेचेंगे। अपने से बहुत सारी चीज़ें भारत में या किसी और देश में बेचेंगे, लेकिन खरीदेंगे बहुत कम। तो इनके यहाँ पैसा नहीं होगा तो किसके पास पैसा होगा? उस समय भी ये लोग यही कर रहे थे, कागज़ का आविष्कार कर लिए थे, लेकिन बताए नहीं थे कागज़ का आविष्कार किए हैं। या कागज़ के यहाँ पर क्या होता था, यहाँ पर नोट चलने लगे थे। उस समय सभी लोग सिक्कों का प्रयोग कर रहे थे, 1271 की बात कर रहे हैं, सभी लोग सिक्कों का प्रयोग कर रहे थे, ये लोग नोट का प्रयोग कर रहे थे। ध्यान रखिएगा, नोट जो छपा हुआ नोट होता है ना, राजा द्वारा उस नोट को जारी किया जाता था। ये सारी चीज़ें देखकर ये दंग रह गया। कौन? मार्को पोलो। फिर ये तो उस समय यहाँ के शासक जो थे कुबलाई खां थे। ध्यान रखिएगा, कुबलाई खां। ये आपसे पूछा जाएगा, जब मार्को पोलो चीन पहुंचे तो वहाँ के शासक कौन थे? कुबलाई खां थे। ये भारत में ही पहुंचा था, 1288 में पहुंचा था भारत में। ध्यान रखिएगा, ये दक्षिण भारत में ये पहुंचा कहाँ था? दक्षिण भारत में। उसे पांड्या के शासनकाल था। ध्यान रखिएगा। चलिए इधर बढ़ते हैं। तो ये स्पेन के जो शासक थे फर्डिनेंड द्वितीय और इसाबेला, इनकी सहायता से कई नाविक अलग अलग क्षेत्रों में खोज करने के लिए निकले। आपको आपके मन में एक सवाल होगा कि आपको बस यही नाम मिलता होगा कि बार्थोलोमियो डियाज ने दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु का खोज किया, कोलंबस ने अमेरिका का खोज किया, जो पुर्तगाली जो नाविक था वास्को डी गामा वो भारत का खोज किया। लेकिन आपको ये नहीं पता, ये बस 3 4 5 या 10 नाम मिलते होंगे, लेकिन ये नहीं पता है कि इस खोज के पीछे कितने नाविकों की जान गई होगी। क्योंकि आपको तो वही नाम मिल पाते हैं जो खोज कर दिए हैं, और जो खोज करने के लिए निकले और कभी वापस अपने देश से नहीं पहुंचे, उनका क्या होगा? आपको क्या लगता होगा? समुद्र में बस यही 4 लोग 5 लोग उतरे होंगे और ये सफल हो गए होंगे उसी समय? अरे नहीं, समुद्र में बहुत सारे नाविक निकलते थे, कुछ ही नाविक बच पाते थे। नहीं तो समुद्र की बड़ी लहरें आप नहीं देखे हैं? इस समय बड़ी बड़ी जहाज़ों को डुबाने में उसको देर नहीं लगता है। ये उस समय तो इन लोगों से कम ही ना होगा, टेक्नोलॉजी हम लोगों से तो कम ही होगा उन लोगों के पास में। तो कितने जहाज और कितने नाविक डूबे होंगे? ध्यान रखिएगा। ये जो आज हम लोग समुद्री रास्ता इतना चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा ने खोज किया था भारत आने वाले समुद्री रास्ता का, कोलंबस ने अमेरिका का खोज किया था, इतना चिल्ला चिल्ला कर इन सब का नाम लेते हैं। बहुत बढ़िया, इन्होंने मेहनत किया, बिल्कुल किया, लेकिन इनके पीछे बहुत सारे नाविक निपटे होंगे, उनको हम बारे में सोचते ही नहीं। अरे हम लोग तो सोचते हैं कि चलो यही निकले थे, अब पहली बार में ही खोज कर लिया। अरे नहीं, बहुत सारे नाविक इनके खोज करने के चक्कर में क्या हुए थे? निपट गए थे। चलो आगे बढ़ते हैं। स्पेन के शासक फर्डिनेंड द्वितीय और पुर्तगाल की जो महारानी थी इसाबेला, इनकी सहायता से यहाँ से एक नाविक निकलता है, और नाविक के निकलने के बाद कहाँ पर? ये नज़दीक एकदम चल रहा होता है, बार्थोलोमियो डियाज जिसका नाम है। 1487 में, कब? 1487 में ये कहाँ पर पहुँचता है? बार्थोलोमियो डियाज नाम है, बार्थोलोमियो डियाज। ध्यान रखिएगा, बार्थोलोमियो डियाज। ये कहाँ पर पहुँचता है? दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु, जिसका नाम है यहाँ पर उतमासा अंतरीप पर पहुँचता है। और यहाँ से पहली बार ये खोज की यहाँ शुरुआत इधर होती है। और सभी लोग एकदम, जब ये पहुंचता है, पहुंचकर यहाँ से इसको ये पहुंचकर और यहाँ से वापस जब लौटता है तो इसको पता चल जाता है यहाँ से कि भारत यहाँ से कुछ दूर है, लेकिन कुछ मौसम की खराबी के कारण इसको क्या करना पड़ा? यहीं से अपना सफ़र रोक कर और वापस ये भी आगे बढ़ जाता है। भारत यही बढ़ने वाला था आगे, लेकिन कुछ मौसम के खराबी कारण। और देखिए, नाव भी उस समय उतने बेहतरीन नहीं थे कि इधर कम्युनिकेशन एकदम बेहतरीन है। यहाँ पर देखिए, आप भी जानते होंगे कि कोई भी बड़ा सा विमान या जहाज किसी दूर वाले देश से लेकर आना होता है तो बीच में कोई देश में उतार कर और वहाँ से उसका फ्यूल भर लेते हैं। लेकिन उस समय तो उतना कम्युनिकेशन था नहीं, यहाँ पर फ्यूल भरिएगा, यहाँ पर भरिएगा, यहाँ रिपेयरिंग करिएगा, ऐसा कुछ नहीं था। तो इसको वहाँ पर वापस लौटना पड़ा। लेकिन यहाँ पर इन लोगों को बहुत सारी चीज़ मिल गया। जब दक्षिण अफ्रीका का खोज हुआ तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, खासकर यहाँ पुर्तगाल के जो शासक थे ये पुर्तगाल की जो महारानी थी इसाबेला, खासकर इनको बहुत सारी चीज़ें मिला। क्या क्या मिला यहाँ से? सोना, खासकर सोना। ध्यान रखिएगा, सोना यहाँ से, और भी बहुत सारी जो खनिज वाली चीज़ें हैं, और दास। ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्या क्या मिला? सोना और दास। बाजार भी इनको मिला, बाजार।
अब देखिए ये सोना मिला यहाँ से इन लोगों को सोना। जब ये बार्थोलोम्यू डियाज जहाँ से पहुँच कर यहाँ पर गया तो बताया कि देखिए सोना ठीक ठाक मात्रा में, वहाँ से सोना लूट सकते हैं हम लोग। फिर दास बहुत सारे मिले यहाँ पर कि यहाँ के लोग काम करने वाले ठीक ठाक है, यहाँ से उठाकर अपने देश में ला सकते हैं, काम करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और बाज़ार बहुत बढ़िया है, अगर कुछ भी सामान लाकर यहाँ पर हम बेच सकते हैं। तो इतना इन लोगों को फ़ायदा हुआ। आपको क्या लगता है? ये सब सामाजिक कार्य कर रहे हैं, अरे अपना फ़ायदा सोच रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ बार्थोलोम्यू डियाज के बाद, लेकिन बार्थोलोम्यू डियाज का बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा। बार्थोलोम्यू डियाज को यहीं तक पहुँचने में बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ा। तब पुर्तगाल के जो राजकुमार थे जिनका नाम था हेनरी द नेविगेटर, हेनरी द नेविगेटर, जब बार्थोलोम्यू डियाज को दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु पर पहुंचने में बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा, तो ये बात ये पुर्तगाल के राजकुमार को पता चला, हेनरी द नेविगेटर को। तो उन्होंने क्या किया, एक स्कूल का स्थापना करवाया, खासकर नाविकों के लिए। जो नाविक यात्रा करने जाते थे, अपने यात्रा में उनको बहुत सारी कठिनाइयाँ होती थी। तो बार्थोलोम्यू डियाज ने बताया कि ये हमको कठिनाइयाँ हुई, और बहुत सारे जो नाविक थे उन्होंने भी बताया कि ये कठिनाइयाँ होती है, ऐसे समस्या का समाधान होता है। सब नाविकों को बुलाया गया जो यात्रा किए थे, उनसे सब बातें बातों का लिस्ट बनवाया गया, सब चीज़ लिखा गया कि ये समस्या आता है। और नाविकों के लिए स्कूल ओपन करवाया गया, जो नए नाविक थे उनके लिए स्कूल ओपन करवाया गया। और उन स्कूलों में पढ़ाया जाता था कि हाँ आप यात्रा करेंगे तो ये संकटें आएंगी, इन संकट से ऐसे निपटना है, ऐसे नाव चलाना, ये ऐसे ऐसे करना है, ये सब चीज़। और उसी स्कूल का जो हेनरी द नेविगेटर स्कूल ओपन करवाया था, उसी स्कूल का निकला हुआ विद्यार्थी था जिसका नाम था कोलंबस, और जिसने अमेरिका का खोज किया। ध्यान रखिएगा, उसी स्कूल का निकला हुआ विद्यार्थी था कोलंबस। तो कोलंबस क्या हुआ, ये ध्यान रखिए, कोलंबस इटली का था। कोलंबस कहाँ का था? इटली का था। अब बार्थोलोम्यू डियाज के बारे में समझ लो, कोलंबस के बारे में। कोलंबस क्या हुआ, यहीं से ध्यान रखिएगा, पुर्तगाल से अपना शिक्षा दीक्षा लेकर, पुर्तगाल से क्या हुआ, स्कूल जो ओपन करवाया गया था, पुर्तगाल के जो राजकुमार द्वारा ओपन करवाया गया था स्कूल, वहाँ से शिक्षा दीक्षा लेकर और निकला। कहाँ पर निकला? इसको दिमाग में भरा गया था कि तुमको भारत जाना है, दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु तक तो पहुँच गया था ये बार्थोलोम्यू डियाज। अब तुमको भारत जाना है, जिसका नाम इंडीज ये लोग कहते थे। हमारे जो भारत है इनको इंडीज कहते थे ये लोग। तो ये इसको दिमाग में भरा गया तुमको इंडिया जाना है, तो इसको दिमाग में था इंडीज। क्या शब्द था? इंडीज। अब ये इसके दिमाग में इतना इंडीज भर दिया गया था, इतना इंडीज इसके दिमाग में भर दिया गया था कि हमेशा दिमाग में इसके चलता रहता इंडिया पहुंचना है हमको। और 3 नावों के साथ, कितने नाव? 3 नावों के साथ और बहुत सारे लोग, क्योंकि एक नाव पर अकेले कोई यात्रा नहीं करता था। ये मत सोचिए कि जो पुर्तगाली नाविक जो था वास्को डी गामा भारत आया था तो वो अकेले सिर्फ नहीं आया था, कई नावें उसके साथ आई थी। अकेले कैसे कोई यात्रा कर सकता है? अकेले यात्रा नहीं, क्योंकि यात्रा के दौरान बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता था समुद्र में। समुद्री लुटेरे भी मिल जाते थे, मार झगड़ा भी उनसे करना पड़ जाता था। तो आप ये मत समझिएगा कि अकेले किसी का नाम मिलता है कि बार्थोलोम्यू डियाज ने दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु का खोज किया, कोलंबस ने अमेरिका का खोज किया और वास्को डी गामा ने भारत का खोज किया, तो सिर्फ यही लोग अकेले आए थे या 1-2 लोगों के साथ नहीं, बहुत सारे इनके साथ में एक समूह पूरा चलता था। ध्यान रखिएगा। तो 3 नावों के साथ यहाँ से निकला, इसको आना था इधर पूरब की तरफ, बढ़ गया हवाओं से इनको ये मौसम खराब होने की तरफ पश्चिम की तरफ, और पहुँच गया यहाँ पर। ये बहुत सारे द्वीप है यहाँ पर, आपको पता है ना, ये उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है, तो बहुत सारे द्वीप है। इन द्वीपों को मिलाकर वेस्टर्न इंडीज कहा जाता है। इन द्वीपों को मिलाकर क्या कहा जाता है? वेस्टर्न। जैसे ये पहुँचा ना इन द्वीपों पर, तो यहाँ पर आकर उतरते हैं, इसका नाम यहाँ के लोगों को कह दिया रेड इंडियन। कौन कहा? इनके यहाँ के लोगों को कह दिया कोलंबस रेड इंडियन, इसको मिटा देते हैं। यहाँ के लोगों को आते हैं, इसके दिमाग में भरा गया था ना कि ये तुमको इंडीज पहुँचना है, तो इस जगह का नाम इसने रखा, जगह का क्या नाम रखा? इंडीज। जगह का नाम इसने इंडीज रख दिया, इंडीज रखा जगह का नाम। और यहाँ के लोगों को रेड इंडियन कहा, रेड इंडियन, ध्यान रखिए, रेड इंडियन इसने कहा, यहाँ के लोगों को रेड इंडियन कहा। और एक बात, ये 1492 ईस्वी में पहुंचा था यहाँ पर, 1492, 12 अक्टूबर याद रखिएगा, 12 अक्टूबर 1492 ईस्वी में यहाँ पर पहुंचा। और यहाँ के लोगों को रेड इंडियन कहा। यहाँ के लोगों को क्या कहा? रेड इंडियन। इनको पता था कि ये इंडिया ही तो है,
हम लोग जब पहुंचे हैं तो इंडिया ही तो है, क्योंकि यूरोप को बिल्कुल पता नहीं था कि इधर कोई और भी देश है। तो इसको दिमाग में डाला कि देखो तुम पूरब में जाओगे तुमको इंडिया ही मिलेगा और कोई देश बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो इसको था कि यार इंडिया ही तो है। पहुंचते इसको कहा रेड इंडियन, लेकिन अभी ये देश इसको इस जगह को नाम रखा इंडीज, लेकिन अभी ये तो यही अमेरिका पहुंच गया था ये। अब अमेरिका क्यों? क्योंकि यहाँ से अमेरिका पासे में था। ये अमेरिका देखिए, इन सभी देशों को अभी वर्तमान में वेस्टर्न इंडीज कहा जाता है। 15 कैरेबियाई देशों का समूह है ये। जहाँ ये पहुंचा था ना कोलंबस जहाँ पर पहुंचा था, ये एक्चुअल यहाँ अमेरिका में नहीं पहुंचा था। यह 15 कैरेबियाई देशों का समूह, कैरिबियाई देशों के समूह के पास पहुंचा था ये। क्यूबा, जमाइका, ये सब है ना, यहीं पर पहुंचा था ये। और पहुंचकर वहाँ के लोगों को रेड इंडियन कहा और उस जगह का नाम इंडीज रखा। इसीलिए अभी इस जगह को वेस्टर्न इंडीज कहा। वेस्ट मतलब पश्चिम, इंडीज मतलब इंडिया, पश्चिम के इंडिया कहा जाता है। इसके दिमाग में भरा गया था कि इंडिया पहुंचना है, इधर पहुंचते ही इंडीज नाम रख दिया। और कोलंबस की इतनी बड़ी उपलब्धि के पीछे इसीलिए यहाँ पर दक्षिण अमेरिका में यहाँ पर कोलंबिया नामक शहर बसाया गया है। ध्यान रखिए, कोलंबिया नामक शहर कोलंबस के ही मतलब कोलंबस ने यहाँ का खोज किया तो कोलंबस के नाम पर ही बसाया गया। और एक बात, 12 अक्टूबर जब कोलंबस यहाँ पर पहुँचा, अभी कोलंबस को नहीं पता है कि ये इंडिया है कि क्या है। उसको तो दिमाग में है कि ये इंडिया ही है। जब यहाँ पर पहुँच कर कहा कि हाँ हाँ इंडिया का हम तो खोज कर लिए हैं, तो इंडिया खोज कर लिए, तो यहाँ के लोगों यहाँ पूछा गया कि हाँ बताओ मसाला लेकर आए हो, क्योंकि इंडिया में तो मसाला मिलते हैं और बहुत बढ़िया। तो उसको कहा कि ऐसा देखबे नहीं कि हम चीज़, तो इन लोगों को शक होने लगा कि सचमुच में इंडिया का ही खोज किया है, किसी और चीज़ का खोज किया। लेकिन इसके सामने कोई नहीं कुछ कहता था, कोलंबस के सामने कोई कुछ नहीं कहता था कि तुम किसका खोज करके आए हो नहीं आए हो। ये तो खुश था कि इंडिया का हम खोज करके आए। लेकिन सभी लोगों को हल्का हल्का तो अनुमान हो गया था कि इंडिया का खोज करके आया नहीं है, खोज किसी और भी चीज़ का कर दिया है ये इंडिया का खोज बिल्कुल नहीं किया है। तो इसको था कि हम इंडिया का खोज किए हैं, लेकिन सबको तो ये था कि ये इंडिया का नहीं किसी और चीज़ का खोज करके आ गया है। तब जब यहाँ से कौन निकलता है, फिर यहाँ से निकलता है पुर्तगाली नाविक, फिर दोबारा से कौन निकलता है, वास्को डी गामा। और वास्को डी गामा भारत का खोज करता है, तब इनका भ्रम टूटता है। लेकिन जब देखो, जब वास्को डी गामा भारत का खोज कर देता है और ये इधर खोज किया है, ये कहता है कि हम इंडिया का खोज किए हैं, वास्को डी गामा कहता है हम इंडिया का खोज किए, तब एक और नाविक निकलता है अमेरिगो वेस्पुच्ची, जो कि इटली का नाविक था। वो जब निकलकर जब यहाँ पर पहुँचता है तो देखता है कि इंडिया है ही नहीं, ये किसी और देश का खोज कर दिया है और ये एक नई दुनिया है। आज तक इस दुनिया के बारे में किसी को जानकारी नहीं है, इसीलिए इसका नाम अमेरिका का नाम रख दिया गया नई दुनिया। सबसे बड़ा सवाल यही कि इसको वेस्टर्न इंडीज क्यों कहते। जब कोलंबस यहाँ पुर्तगाल से जब निकला भारत के खोज करने के लिए, और इसके दिमाग में डाला गया कि तुमको इंडीज यानी इंडिया का खोज करना है, इंडिया खोज करना है, इंडिया खोज करना है, लेकिन ये भटक कर चला गया इधर अमेरिका की तरफ। और यहाँ पर पहुँचते ही नाम रखा इंडीज, इस जगह का नाम रखा इंडीज, और लोगों को बोला रेड इंडियन। यहाँ के लोगों को क्या बोल दिया, रेड इंडियन। ये इसके दिमाग में था कि ये तो इंडिया ही है, और रेड इंडियन यहाँ के लोगों को बोल दिया इसीलिए। लेकिन ये इंडिया तो था नहीं, और ये पश्चिम में पड़ता है, इसीलिए इस जगह को नाम रख दिया गया वेस्ट इंडीज, वेस्टर्न इंडीज नाम रख दिया गया। ये 15 कैरेबियाई देशों का समूह है, ध्यान रखिएगा, 15 कैरेबियाई देशों का क्या है, एक समूह है। तो हमें लगता है इतना समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग अगले भाग में पढ़ेंगे कि जो पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा था, वो भारत का खोज कैसे किया था, क्या किया था। हमें लगता है इतना समझ में आ गया होगा। अब इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हमें लगता है समझ में आ गया होगा।